सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ HD से मैं हूँ आमिना असलम और मैं हूँ हुदा शाह। आप हमें YouTube पर लाइव भी देख सकते हैं youtube.com/24 News HD। सबसे पहले बराह रास्त लिए चलेंगे नौशहरा, जहाँ पे वज़ीर आज़म इमरान खान तकरीब से खिताब कर रहे हैं। क्या सबसे पहले इसका मकसद ये है कि जो आने वाली आगे हमारी नस्लों को सब ख़तरा क्लाइमेट चेंज से है, इससे ये जो हम 10 अरब दरख्त लगाने का हमारा चैलेंज है, इससे हम अपनी आने वाली नस्लों की हिफाजत कर रहे हैं। हम उनकी फ्यूचर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने बच्चों की फ्यूचर प्रोटेक्ट कर रहे हैं ये सारे मुल्क में दरख्त लगाने के लिए। तो जितने भी हमारे जिनके बच्चे हैं उनको इसलिए शिरकत करनी चाहिए अपने बच्चों के लिए। जो नौजवान हमारे हैं उनको अपनी मुस्तकबिल के लिए इस 10 अरब ट्री सुनामी 10 बिलियन ट्री सुनामी में शिरकत करनी चाहिए। ये आगे मुल्क की ये सारी दुनिया में क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा इशू बन गया, लेकिन हमारा मुल्क क्योंकि ज़्यादा वनरेबल है, ज़्यादा ख़तरा है, इसलिए इसमें सबको शिरकत करनी चाहिए। तो ये जो आज हम ये ऑलिव प्लांटेशंस की, ये जो जैतून के दरख्तों की हम पूरा ये आज प्लांटेशन कर रहे हैं इतने बड़े इलाके के अंदर, इसका एक तो ये मकसद है कि हम अपने मुल्क में शजरकारी कर रहे हैं। दूसरा मकसद कि जो जैतून है ये इससे फ़ॉरेन एक्सचेंज आ सकता है। जिस पैमाने पे हम यहाँ जैतून के दरख्त लगाने जा रहे हैं, तो बजाय पाकिस्तान इस वक्त अपना कीमती डॉलर्स अपने खर्च करे बाहर से एडिबल ऑयल्स इंपोर्ट करने के लिए, अगर हम कामयाबी से ये पूरी तरह जो अब हमारा प्लान है सारे पाकिस्तान उस इलाके में जिधर जैतून लग सकता है और खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर इलाकों में लग सकता है, ये जो दरिया सिंध है इसका जो राइट बैंक है सारा सुलेमान रेंज तक ऊपर कबायली इलाका, ये सबसे बेहतरीन इलाका है जैतून के दरख्तों के लिए। और वो इलाके भी ऐसे हैं कि और कुछ ज़्यादा उग भी नहीं सकता वहाँ। वो जो सारा सुलेमान के जो पहाड़ हैं वज़ीरिस्तान के अंदर, जो मैं ख़ुद देखे हुए, उधर और ज़्यादा चीज़ें उग नहीं सकती। तो जैतून के लिए वो सबसे बेहतरीन इलाके हैं। तो ये सारा बलूचिस्तान तक नीचे बेल्ट जो है, ये सारे इलाके के अंदर जिधर और कोई चीज़ उग नहीं सकती, वहाँ जैतून के लिए वो बेहतरीन इलाके हैं। तो ये जो हमारा ये जब हम ये जो कर रहे हैं, आज हमने शुरू किया है, और ये सारे पख्तूनख्वा के अंदर और अभी पंजाब के कई इलाकों में और बलूचिस्तान में भी ये जो कर रहे हैं, इससे पहले तो उन इलाकों में जिधर कुछ उग नहीं सकता उधर वो दरख्त उगेगा जो अगले 100 साल तक, यानी इसकी बड़ी लंबी उम्र होती है जैतून के दरख्त की। तो ये हमेशा के लिए हमारे आने वाली नस्लों के लिए ये एक ऐसी चीज़ बन जाएगी, क्योंकि इसका जैतून तो दुनिया में हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इसके बड़े फ़ायदे भी हैं। ये बेहतरीन कुकिंग ऑयल है, इसके कुरान शरीफ में इसका ज़िक्र है जैतून का। तो इसके वो फ़ायदे हैं जो कि अभी तक हमारा अल्लाह ने हमें इतनी नेमतें दी, इस मुल्क में इतनी 12 मौसम दिए, लेकिन हमने फ़ायदा नहीं उनका उठाया। तो ये उसका अगला स्टेप है। फिर रोज़गार, ये जो शाह फरमान ने बात की, इन इलाके में हम नौजवानों को उनके साथ मिलकर रोज़गार दे सकते हैं। हम ये जो इसकी प्रोसेस के अंदर बड़े नौजवानों को नौकरियां मिल सकती हैं। ये जो इलाके हैं जैतून के, इन्हीं नौजवानों को हम इनके साथ बिज़नेस भी मॉडल कर सकते हैं, इनको निगहबान बना सकते हैं। जिस तरह के बिलियन ट्री सुनामी में उन इलाकों से हम लोगों को लेते हैं, वो पहले उसी इलाके के होते हैं, पहाड़ी इलाके के, फिर वो अपने दरख्त भी बचाते हैं, उनको पैसे भी मिलते हैं, नर्सरीज़ भी उगाते हैं। तो इससे एक पूरा एक रोज़गार का सिस्टम बन जाएगा नौजवानों के लिए। और जो हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हमारा डॉलर बचेंगे, हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। हम बजाय एडिबल ऑयल इंपोर्ट करने के हम बल्कि एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हम तो जो हमने ये पोटेंशियल देखा पाकिस्तान का, स्पेन में बहुत ज़्यादा वो जैतून का तेल एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारा तो स्पेन से भी ज़्यादा पोटेंशियल है। हम तो दुनिया के टॉप एक्सपोर्टर बन सकते हैं जैतून का। और इंशाअल्लाह जो हम साथ साथ जो हमारा बड़ा मसला बना हुआ है आलूदगी का शहरों के अंदर, वो तो जो हमारी 10 बिलियन ट्री सुनामी और जो शहरों के अंदर अर्बन प्लांटेशन है, जिसके अंदर एक नई टेक्निक निकली है मियावाकी
ये जापान से टेक्निक आई है कि वो एक ऐसा उन्होंने टेक्निक निकाला कि वो जो जंगल 30 साल में उगता है वो 10 साल में उग जाता है। और वो मैंने लाहौर में 50 जगह पे ये हमने प्लांट करवाए हैं। ये जो मियावाकी फॉरेस्ट है, ये मैं चाहता हूँ आप कासिम अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर अर्बन प्लांटेशन में पेशावर में करें ख़ास तौर पे, क्योंकि पेशावर में बहुत आलूदगी फैल गई है। पोल्यूशन जो मैं लेवल्स पढ़ रहा था पोल्यूशन के पेशावर में, वो बहुत ऊपर चले गए हैं। तो आपको ये मियावाकी फॉरेस्ट की टेक्निक्स जिधर जिधर आपको इलाके मिलते हैं, थोड़े से इलाके में ये एक तो उगता ज़्यादा तेज़ है और एक ऑक्सीजन ज़्यादा देता है, आम जंगल से ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। ये बड़ी साइंटिफिकली जापान के अंदर उन्होंने ये डेवलप की हुई है टेक्निक। तो शहरों के अंदर भी अपने लोगों, वो भी अपने फ्यूचर में अपने बच्चों की, अपने नस्लों की, अपने जनरेशन्स की, उनकी सेहत के लिए हमें बड़ा ज़रूरी है कि शहरों के अंदर भी हम ये अर्बन फॉरेस्ट्री करें। तो मैं फिर से एंड में आपको शाहफरमा खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि आपने ड्राइव किया ये सारी ऑलिव ट्री प्लांटेशन, ये जो ड्राइव है ये आपकी तरफ से थी, ये बड़ी ज़बरदस्त है। और अब हमारा सारा जो पाकिस्तान में जो हम 10 बिलियन ट्री सुनामी करें उसका हम हिस्सा बना लेंगे। और आखिरी चीज़ मैं भूल ना जाऊँ, फ्रूट ट्रीज़, हमारे पास फलों के दरख्त हम इसी के अंदर शामिल कर लेंगे। इससे भी मुकामी इलाकों के अंदर लोगों को रोज़गार मिलेगा, उनके लिए उनकी आमदनी में इजाफ़ा होगा। पाकिस्तान में बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के फलों के दरख्त उग सकते हैं, और इसमें मसला ये है कि हमने कभी सोचा नहीं इसका। हमारे पास 12 मौसम है, बड़े कम दुनिया में मुल्कों के पास 12 मौसम होते हैं। हम ऊपर से जो सबसे ऊंचे पहाड़ से हम जब समुद्र तक जाते हैं तो मुख्तलिफ़ क्लाइमेटिक जोन्स हैं, और इनके अंदर मुख्तलिफ हम वो दरख्त उगा सकते हैं जिस तरह ऑलिव वैल्यू एडेड इसको कहते हैं। इस दरख्त से बहुत फ़ायदा हो सकता है बनिस्बत उसी इलाके के अंदर अगर आप मसलन गंदम उगा दें और उधर ही आप ये ऑलिव उगा दें, या एक एवोकाडो दरख्त है, उसका इतना ज़्यादा जितना उससे फ़ायदा होता है, यानी वो जो एवोकाडो के दरख्त अगर उतनी इलाके में लगा दें तो उसकी लाखों रुपए ज़्यादा की आमदनी है 6 महीने की, साल की जब उगता है। तो उसी तरह अब हम पूरी तरह सारे पाकिस्तान में जोनिंग करेंगे, डायरेक्ट करेंगे कि किस इलाके में कौन सा ऐसा आप फल लगा सकते हैं जिसमें आमदनी में लोगों की बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है। वो इंशाल्लाह अब हम साइंटिफिकली सारे पाकिस्तान को मैप करके जोनिंग करके और एडवाइज़ करेंगे कि कौन सा पौधा किस इलाके में सबसे बेहतरीन उगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। नौशहरा में वज़ीर आज़म इमरान खान तकरीब से खिताब कर रहे हैं। और अभी आपको बताएं सिर्फ 15 अप्रैल तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। मार्केट्स और बाजार रात 10 बजे बंद करने का हुक्म जारी कर दिया गया है, जबकि पार्क्स भी शाम 6 बजे बंद कर दिए जाएंगे। सरकारी और निजी दफातर का 50% स्टाफ घरों से बैठकर काम करेगा। आपको बताएं कि सिंध में भी स्मार्ट लॉकडाउन 15 अप्रैल तक नाफिज कर दिया गया है और मार्केटें और बाजार रात 10 बजे बंद करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। पार्क्स शाम 6 बजे बंद कर दिए जाएंगे। सरकारी और निजी दफातर का 50% स्टाफ घरों से बैठकर काम करेगा। तो तकरीबन मुल्क के तमाम अजला में जो स्मार्ट लॉकडाउन है वो नाफिज कर दिया गया है, और पंजाब के कई शहरों में भी स्मार्ट लॉकडाउन है, और अब सिंध में भी 15 अप्रैल तक ये स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। और सिंध में जो दुकानें हैं या मार्केटें हैं उसको रात 10 बजे बंद करने का हुक्म दे दिया गया है। आज़ाद नोहरियो बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने कोरोना वायरस की वबाई खतरनाक सूरत के पेश नजर एक बार फिर जो सूबे भर में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का बाकायदा तौर पर फैसला कर लिया है। इस हवाले से महकमा दाखिला सिंध ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके लिहाज से जो है पाबंदी का एतराज तमाम कारोबारी सरगर्मियों पर होगा, जिसमें मार्केट, शॉपिंग हॉल्स, शादी हॉल्स 10 बजे बंद होंगे। मेडिकल स्टोर, क्लिनिक, अस्पताल और पेट्रोल पंप को इस्तेमाल हासिल होगा। इस हवाले से नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सिंध भर में तमाम कारोबारी मरकज जो रात को 10 बजे बंद हो जाएंगे। तफरी पार्क जो शाम 6 बजे बंद होंगे। इंडोर शादियों पर तकरीबन पर पाबंदी आयद कर दी गई है।
शादी हाल में बुफे जो है वो भी बंद होंगे। सियासत खुले मैदान में शादी की तकरीबात में 300 अफराद शिरकत करने की इजाज़त हासिल होगी। इंडोर डाइनिंग, रेस्टोरेंट, जिम, इंडोर स्पोर्ट्स क्लब, सिनेमा और थिएटर भी बंद रहेंगे। सिंध भर में मज़ारत जो है वो भी बंद करने का ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मरियम नवाज की जमानत मंसूखी के लिए नैब की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट कुछ देर में समाअत करेगी। नैब ने मरियम नवाज की जमानत मंसूख करने के लिए दरख्वास्त दायर कर रखी है। मरियम नवाज चौधरी शुगर मिल्स केस में जमानत पर रिहा हैं और अब से कुछ देर बाद 2 रुकनी बेंच ये समाअत भी करेगा। मालिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार मोहम्मद सफाज डोगर और जस्टिस अरशद जवेद गुरार पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच कुछ देर बाद मरियम नवाज की जमानत मंसूखी के केस की समाअत करेगा। अभी तक ये 2 रुकनी बेंच जो है उसमें दीगर जो अर्जेंट केसेस हैं उनकी समाअत शुरू कर दी है। दरख्वास्त जो है वो चेयरमैन नैब की जानिब से दायर की गई है, जिसमें मरियम नवाज की जमानत मनसूख करने की इस्तदा की गई है। अदालत में इस वक्त जो प्रोसिक्यूटर हैं, स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब के, वो मौजूद हैं और इसके अलावा दीगर जो वकील हैं वो भी मौजूद हैं। कुछ देर में इसकी समाअत का बाकायदा तौर पर आगाज हो जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि मरियम नवाज का कहना है कि कोरोना तब आता है जब हुकूमत मुश्किल में होती है। हुकूमत को घर जाना पड़ेगा। मुझे जमानत मुस्तरद होने की धमकियों से नहीं डराया जा सकता। इंतकामी कार्रवाइयां की गई तो नून लीग खामोश नहीं रहेगी। नैब ने हाई कोर्ट में झूठ बोला कि तहकीकात में ताउन नहीं कर रही। नैब की दरख्वास्त से ज्यादा मज़ाहिका खेज कोई बात नहीं हो सकती। केस का पोल मैं खोलूं, उस केस का डिटेल ये है कि जिस इन्वेस्टिगेशन पे इन्होंने मुझे अरेस्ट किया, उसके बहाने वो केस आज तक ना ये बना सके ना रेफरेंस रजिस्टर कर सके। मेरे सामने इनको अदालत में जज साहब ने कई बार पूछा कि तुम्हारा रेफरेंस कहाँ है भाई, तो कभी इधर देखते थे कभी उधर देखते थे। रेफरेंस बनता होगा तो बनाएंगे ना, तो नहीं बनाए ना। लोगों को, आपको पता है, लोगों को नजर आ रहा है कि आपकी टांगें कांप रही हैं, आपके हाथ पांव फूले हुए हैं और आप अपनी डूबती हुई कश्ती को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर इसको आप सियासी स्टेटमेंट्स कहते हैं तो हाँ, मैं सियासत करूंगी। नैब को यही तकलीफ है ना कि मैं आटा चोर को आटा चोर क्यों कह रही हूँ, मैं चीनी चोर को चीनी चोर क्यों कह रही हूँ। मरियम नवाज इमरान खान की तरह नहीं है कि बार जब पुलिस ने घेरा डाला तो दीवार फलांग के भाग गए। मरियम नवाज अल्हम्दुलिल्लाह 2 दफा बेगुनाह जेल काट के आई है, तीसरी दफा भी काट लेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। नून लीग की आज इस्लामाबाद में अहम बैठक होगी। मरियम नवाज इजलास में शरीक होंगी। नून लीग मुस्तकबिल की हिकमत अमली मुरतब करेंगी। मरियम नवाज कल पीटीएम इजलास की मेजबानी भी करेंगी। इसी पर मजीद तफसीलात अवैस कयानी से जान लेते हैं। अवैस, तफसीलात से आगाह कीजिएगा, अहम बैठक होने जा रही है। बिल्कुल जी, नून लीग की जो एक अहम जो नशिस्त है वो आज होनी है, जिसमें जो लीडरशिप है उन्होंने लंदन से और इस्लामाबाद में जो है वो वीडियो लिंक से उन्होंने शरीक होना है। नवाज शरीफ ने, मरियम नवाज यहाँ पर सिटिंग करेंगी, शाहिद खान अब्बासी और जितनी भी जो इनकी जो क़यादत है वो आज के इजलास में जो है वो शरीक होगी और जो अगले जो लाहे अमल है वो तय किया जाएगा। खुसूसी तौर पर चूंकि कल पीडीएम की जो मेज़बानी है वो नून लीग की कर रही है, मरियम नवाज जो है इसकी कल पीटीएम के इजलास की, सरबराही इजलास की मेज़बानी करेंगी। लेकिन आज जो एक तो जमानत के हवाले से, जो मनसूखी के हवाले से जो नैब की तरफ से जो दरख्वास्त दी गई है और उसके अलावा जो नून लीग के जो इंटरनल जो मैटर्स हैं आगे लॉन्ग मार्च के हवाले से और पीडीएम के आगे जो चीजें रखनी हैं उनको आज जो है एक हतमी शक्ल दी जाएगी और कल जो नून लीग का जो स्टांस होगा पीडीएम के इजलास में वो रखा जाएगा। तो मरियम नवाज जो कि लाहौर से इस्लामाबाद जो है वो रवाना हो चुकी हैं, वो यहाँ पर पहुंचेंगी। तो उसके बाद यहाँ पर आज इस्लामाबाद में नून लीग की ये अहम नशिस्त होनी है जिसमें। जी बहुत शुक्रिया। माह रमज़ान और ईद के चांद का मसला हल करने की तरफ कदम। रोयत हलाल कमेटी और वजारत मजहबी अमूर ने पेशावर के मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई को कमेटी में शामिल करने पर गौर शुरू कर दिया है। इसी पर मजीद तफसीलात गोहर महसूद से जान लेते हैं। गोहर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये जो ईद और रमज़ान से मुतल्लिक चांद देखने का हर साल एक मामला उठता चला आता था, उसी के हवाले से वजारत मजहबी उमूर और रोयत हिलाल कमेटी ने ये कोशिश शुरू की है कि पेशावर के जो मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई हैं उनको अपनी रोयत हिलाल कमेटी में शामिल करा लिया जाए, ताकि जो हर साल रमज़ान और ईद के हवाले से जो चांद के देखने और ना देखने के हवाले से
قوم کو مسئلے مسائل کا سامنا ہوتا تھا ان کو حل کیا جائے. اسی حوالے سے وزارت مذہبی امور اور روہت ہلال کمیٹی نے یہ کوششیں شروع کی ہے. اسی سلسلے میں مفتی پپولزئی کے ساتھ رابطے بھی ہوئے ہیں، جبکہ جو روہت ہلال کمیٹی کے اراکین ہیں ان میں کئیوں کی یہ رائے ہے کہ مفتی پپولزئی بھی چاند دیکھنے سے متعلق سنجیدہ ہوتے ہیں. اگر ان کو ہم اس کمیٹی میں شامل کر لیتے ہیں تو جتنے ہمارے آپس کے اختلافات ہوں گے وہ مل بیٹھ کر اس کو حل کیا جا سکے گا، جبکہ ملک و قوم کو جو چاند دیکھنے سے متعلق مشکلات ہوتی ہیں جو مشکلات کو بھی حل کیا جائے گا. بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. اور ابھی آپ کو براہ راست سکھر لیے چلتے ہیں جہاں رہنما پیپلز پارٹی خورشید شاہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد آپ کو بتائیں محکمہ تعلیم سندھ کے 16 سابق آفیسرز نے فائنل شوکاز کے باوجود سرکاری گاڑیاں واپس نہ کیں. شوکاز میں دی گئی 3 دن کی مہلت ختم ہو گئی ہے. تو آپ کو بتا رہے ہیں محکمہ تعلیم سندھ کے 16 سابق افسران نے فائنل شوکاز کے باوجود سرکاری گاڑیاں واپس نہیں کی. شوکاز میں دی گئی 3 دن کی مہلت بھی اب ختم ہو چکی ہے. اسی پر مزید تفصیلات آزاد نوڑی سے جان لیتے ہیں. آزاد بتائیے گا. جی بالکل، یہ محکمہ تعلیم سندھ کی جو ہے 18 سرکاری گاڑیاں ہیں جو 16 سابقہ افسران کے قبضے میں 2018 سے ہیں. اس حوالے سے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے سختی سے نوٹس دیا تھا. اس کے بعد چیف سیکرٹری سندھ نے جو ہے 4 روز قبل ان کو فائنل نوٹس جاری کیا. اس کے باوجود انہوں نے سرکاری گاڑیاں واپس نہ کی. اس کی مدت جو ہے 3 روز کی وہ بھی ختم ہو چکی ہے. ان افسران میں سابق سیکرٹری تعلیم قاضی شاہد پرویز، اس کے علاوہ عبدالعزیز مختلی، اختر عنایت بگٹی، دیگر افسران میں حلیم سمرو، طارق شیخ، غفار سمرو، اس کے علاوہ شبانہ کھوکھر جو ہے، خادم حسین لغاری، ظہور چنا، رافیہ حلیم، اعجاز بن بہر، اعجاز علی جنیجو، لبنہ صلاح الدین، محمد اقبال کھوکھر، فاطمہ بشیر اور الطاف سنگھ سارے شامل ہیں. اس حوالے سے کل سندھ کابینہ کا اجلاس ہے جس میں چیف سیکرٹری سندھ وزیر اعلیٰ سندھ کو اس تمام افسران نے گاڑیاں واپس نہ کی. جس کے بعد ان کے خلاف مقدمہ درج کرنا یا دیگر قسم کی کارروائی کا فیصلہ کیا جائے گا. لیکن آزاد وجہ کیا ہے کہ گاڑیاں ابھی تک واپس کیوں نہیں کی جا رہی؟ جی آزاد، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. کراچی کے گجر نالے پر تجاوزات کے خلاف بڑا آپریشن شروع کر دیا گیا ہے. لیاقت آباد میں متاثرین نے احتجاج کرتے ہوئے آپریشن رکوا دیا ہے. تو آپ کو بتا رہی ہے کراچی کا ایک گجر نالہ ہے جہاں پر تجاوزات کے خلاف بڑا آپریشن شروع کر دیا گیا ہے. لیاقت آباد میں متاثرین نے احتجاج کرتے ہوئے آپریشن رکوا دیا ہے. تو آپ کو بتا رہے ہیں صبح سے یہ آپریشن جاری تھا کراچی کے گجر نالے پر، اور اب یہ آپریشن جو ہے وہ رکوا دیا گیا ہے. عام خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں. کراچی کے گجر نالے پر تجاوزات کے خلاف بڑا آپریشن شروع کیا گیا، لیکن لیاقت آباد میں متاثرین نے احتجاج کرتے ہوئے اس آپریشن کو رکوا دیا ہے. گجر نالے پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کے سپیڈ اپ مرحلے کا آغاز کر دیا گیا ہے. گجر نالے کو 3 مرحلوں میں تقسیم کیا گیا ہے. مشینری کے ذریعے تجاوزات کو مسمار کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے. تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ تجاوزات کے خلاف جو ہے آپریشن کیا جا رہا ہے، جبکہ یہ آپریشن احتجاج کرنے کے بعد رکوا دیا گیا ہے. اسی پر مزید تفصیلات نوید صدیقی سے جان لیتے ہیں. نوید بتائیے گا احتجاج کیوں کیا گیا ہے اور کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، گجر نالے پر تجاوزات کے خلاف جو آپریشن ہے اس کو جو ہے تیز کر دیا گیا. آج جو ہے کراچی کے جو بڑا نالہ ہے برساتی نالہ، اس پر 3 مقامات پر جو آپریشن شروع کیا گیا تھا. مشین کے ذریعے جو ہے تجاوزات جو مسمار کی جاتی ہے، اس کے جو رہائشی مکانات ہیں اور فیکٹری وہ بھی شامل ہے. اس دوران جو لیاقت آباد کے مقام پر جو ہے علاقہ مکینی کی جانب سے احتجاج کیا گیا. ان کا کہنا ہے کہ بغیر کسی معاوضے کے اور جی نوید، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. آپ کو بتائیں کراچی میں پی ایس ایل کے بعد نیشنل ویمن فٹ بال چیمپئن شپ میں بھی کرونا کی انٹری ہو گئی ہے. یونائیٹڈ ٹیم کی ایک کھلاڑی کرونا وائرس میں مبتلا ہو گئی ہے. نیشنل فٹ بال چیمپئن شپ میں آج ہونے والے میچز ملتوی کر دیے گئے ہیں. کراچی میں پی ایس ایل کے بعد نیشنل ویمن فٹ بال چیمپئن شپ میں بھی کرونا کی انٹری ہو گئی. یونائیٹڈ ٹیم کی ایک کھلاڑی کرونا وائرس میں مبتلا ہو گئی ہیں. کرونا وائرس کے بڑھتے کیسز پر لاہور کے مزید 13 علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے. مزید تفصیلات ظاہر چودھری سے جان لیتے ہیں. ظاہر چودھری بتائیے گا ہمیں. کرونا وائرس کے جو بڑھتے ہوئے کیسز ہیں ان کے پیش نظر یہ مختلف علاقے ہیں شہر میں، جس میں علامہ اقبال ٹاؤن، وابڈا ٹاؤن، گلبرگ، جوہر ٹاؤن، اس کے علاوہ گارڈن ٹاؤن اور داتا نگر
समेत शहर के जो है वो मुख्तलिफ एरियाज़ हैं और इन 13 एरियाज़ में जो है वो कोरोना वायरस के केसेस ज़्यादा होने की वजह से स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज किया गया है और उसके तहत जो कारोबारी और समाजी सरगर्मियाँ हैं उनको मज़ीद महदूद कर दिया गया है। इसके साथ ही स्मार्ट लॉकडाउन के नफाज के साथ इन इलाकों के जो शहरी हैं उनको ये हदायत की गई है कि वो अपनी नकलो हरकत जो है वो उसको महदूद रखें और बेजा घरों से बाहर मत निकलें। इन इलाकों में जो सरकारी और प्राइवेट दफातर हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया। कोरोना के बढ़ते केसेस पर गुजरांवाला के 20 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। जिले में 28 मार्च तक के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जबकि तकरीबात पर पाबंदी भी आयद कर दी गई है। मार्केट शाम 6 बजे तक बंद करने का हुक्म दिया गया है, जिससे ताजरों ने मुस्तरद कर दिया है। मजीद तफसीलात जाहिद इकबाल राना से जान लेते हैं। जाहिद इकबाल राना, बताइएगा हमें। जी बिल्कुल, गुजरांवाला में कोरोना की तीसरी लहर के जो वार हैं वो बड़ी तेजी के साथ जारी है। जिला भर में कोरोना के मरीजों की जो तादाद है वो 447 तक पहुंच चुकी है। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र गुजरांवाला के 20 मुख्तलिफ इलाकों में स्मॉल लॉकडाउन भी लगा दिया गया है और आज से जो लॉकडाउन है उसको मजीद सख्त किया जाएगा। जिला भर में स्कूलों, तफरीह गाहों और सिनेमा घरों को 15 रोज़ के लिए बंद कर दिया गया है। शहर भर में होने वाली इंडोर और आउटडोर जो तकरीबात हैं उन पर भी 15 रोज़ के लिए पाबंदी होगी, जबकि होटलों पर टेक वे की सिर्फ सहूलत होगी। होटलों के अंदर और बाहर खाना खाने की सहूलत बिल्कुल नहीं होगी। गुजरांवाला के ज़िले की अगर बात करें तो यहाँ पर ग्रासरी, मिल्क शॉप और मेडिकल स्टोर्स के अलावा तमाम जो मार्केटें हैं वो शाम 6 बजे तक बंद कर दी जाएंगी, जबकि इसके साथ साथ जो गुजरांवाला की ताजर बरादरी है वो भी मैदान में आ चुकी है, जिन्होंने हुकूमती फैसले को मुस्तरद करते हुए ऐलान किया है कि अगर इंतज़ामिया की जानब से ज़बरदस्ती उनकी दुकानें 6 बजे बंद करवाई गई तो इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज किया जाएगा। अभी तक किसी भी जगह कोरोना SOPs पर अमल दरामद होता दिखाई नहीं दे रहा। ना तो शहरी मास्क का इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे हैं और ना ही जो 6 फुट का समाजी फासला है उसको मलहूज़े खातर रखते दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल इंतज़ामिया की जानब से आज जो है लॉकडाउन में मज़ीद सख्ती की जाएगी और इंतज़ामिया का कहना है कि कोरोना SOPs पर हर सूरत से अमल दरामद करवाया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म इमरान खान ने साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद के इलाज के लिए बेहतर सहूलियात की हिदायत दे दी है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ीर आज़म हाउस से तौसीफ अहमद की फैमिली से रब्ता भी किया गया। कार्डियोलॉजी सेंटर रब्ता करके ज़रूरी हिदायत दी गई हैं। तौसीफ अहमद गुज़िश्ता रात शादी की तकरीब के दौरान उनको हार्ट अटैक हुआ था। हाफिज शहबाज अली, बताइएगा वज़ीर आज़म ने क्या अहकाम दिए? जी बिल्कुल, साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ। ब्रेक के बाद आपको बताएं, लिया से तहरीक इंसाफ के MNA अब्दुल मजीद नियाजी एक्साइज के नादहिंदा निकले। अब्दुल मजीद नियाजी ने महकमा एक्साइज के 78,000 रुपये अदा करना है। तो आपको बता रहे हैं, लिया से तहरीक इंसाफ के MNA अब्दुल मजीद नियाजी एक्साइज के नादहिंदा निकले हैं। इसी पर मजीद तफसीलात बिलाल नियाजी से जान लेते हैं। बिलाल, बताइएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के MNA है लिया से अब्दुल मजीद का नियाजी और एक्साइज के जो डिफॉल्टर्स की लिस्ट जारी की गई है, टॉप 50 डिफॉल्टर्स की लिस्ट हर सर्कल से जारी किया है, तो उसमें अब्दुल मजीद नियाजी भी एक्साइज डिपार्टमेंट के नादहिंदा निकले। डायरेक्टर एक्साइज डिवीजन की जानब से नोटिस जारी किया गया और इस हवाले से अगर हम बात करें तो 2 प्रॉपर्टीज हैं। एक फतेहपुर में प्रॉपर्टी मौजूद है अब्दुल मजीद नियाजी की, जिसका 61,000 रुपये टैक्स अदा नहीं किया गया, जबकि दूसरी प्रॉपर्टी करोल आलीसन में मौजूद है जिसका 17,000 रुपये टैक्स जिसका अदा नहीं किया गया, जिस पर डायरेक्टर एक्साइज ने फौरी तौर पर MNA को नोटिस जारी करने के। जी बिलाल नियाजी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। लाहौर हाई कोर्ट मरीम नवाज की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने मरीम नवाज को नोटिस जारी करते हुए 7 अप्रैल को जवाब भी तलब कर लिया है। मलिक अशरफ से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। मलिक अशरफ, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? जी मलिक अशरफ, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा। जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट में मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज की जमानत मनसूखी के केस की समाअत हुई है और अदालत ने मरियम नवाज को नोटिस जारी करते हुए 7 अप्रैल को जवाब तलब किया है। जस्टिस सरवार मोहम्मद डोगर और जस्टिस असजद जुवैद गुराल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने चेयरमैन नैब की दरखास्त पर समाअत की, तो अदालत ने नैब के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मरियम नवाज जो है चौधरी शुगर मिल केस में जमानत पर रिहा हैं और वो अपनी जमानत का नजायज़ फायदा उठा रही है। मजीद इसमें यह भी कहा गया कि जब उनको तलब किया गया तो उन्होंने नैब के दफ्तर पर पथराव किया और हंगामा किया, जिस पर उनके खिलाफ थाना चूंग में मुकदमा भी दर्ज करवाया गया। जस्टिस सरफराज दुगर ने इस सार किया कि बताएं कि इतने अरसे बाद आप उनकी जमानत किस तरह उनकी मनसूखी के लिए रजू किया है, वजूहात क्या हैं।
جس پر نیب کے وکیل کا یہ کہنا تھا کہ مریم نواز جو ہے چونکہ پہلے چیئرمین سینٹ کے انتخابات تھے، چیئرمین سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے اور پھر اس حوالے سے دیگر جو ضمنی انتخابات تھے ان کی وجہ سے ان کی ضمانت منسوخی کے لیے رجوع نہیں کیا تھا، جس پر نیب کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے استدعا کی کہ مریم نواز کی ضمانت منسوخ کرنے کا حکم دیا جائے۔ جی بہت شکریہ ملک اشرف اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ پشاور میں جی ٹی روڈ پر رکشوں کی بندش کے خلاف رکشہ ڈرائیورز احتجاج کر رہے ہیں۔ مظاہروں میں سینکڑوں ڈرائیورز نے اپنے رکشوں کے ساتھ شریک ہیں۔ رکشہ ڈرائیورز نے جی ٹی روڈ کو بلاک کر دیا ہے جس سے گاڑیوں کی طویل قطاریں بھی لگ گئی ہیں۔ مزید تفصیلات عظمت علی شاہ سے جان لیتے ہیں۔ عظمت بتائیے گا۔ جی ٹی روڈ پشاور پر رکشوں کی بندش کے خلاف جو رکشے یونین ہیں اور رکشہ ڈرائیورز ہیں وہ آج سراپا احتجاج ہے اور وہ فقیر آباد کالج چوک سے لے کر جو کہ خیبر روڈ ہے وہاں تک احتجاج کر رہے ہیں۔ سینکڑوں کی تعداد میں رکشہ ڈرائیورز رکشے اور جو رکشے چلانے کے والے ہیں وہ اس احتجاج میں شریک ہیں اور خیبر پختونخوا ٹریفک پولیس کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں۔ ان کا یہ مطالبہ ہے کہ جو رکشے ہیں ان کو جی ٹی روڈ پر جو ہے منع کر رہے ہیں کہ یہاں پر نہیں آنا اور دیگر علاقوں میں یا دیگر روڈز پر انہیں رکشہ چلانا ہے، جن کا ان کے خلاف آج احتجاج کیا جا رہا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ سراسر ناانصافی ہے کیونکہ ہمیں تمام تر جو سواریاں ہیں، تمام تر جتنے بھی ہم سواریاں ہیں وہ جی ٹی روڈ پہ ہی ملتے ہیں کیونکہ یہ ایک اہم شاہراہ ہے اور سب سے زیادہ رش جو ہے وہ اسی علاقے پر ہوتا ہے، اسی روڈ پر ہوتا ہے۔ اور لیکن جو خیبر پختونخوا پولیس جو خیبر جی عظمت بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ بلجن آپ نے ملاحظہ کیا نہیں اسٹوڈیو سے، فی الوقت اتنا ہی، ہمارے ساتھ رہیے۔ 24 نیوز باخبر 24